वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन और उसके संकट पर बातचीत हो रही है, लेकिन भारत में कहिए अभी हाल ही के दिनों में सबसे जो चर्चा में रहा जलवायु संकट को लेकर जोशीमठ। आखिर हम जानना चाहते हैं कि जोशीमठ कौन सी जगह है, कैसी जगह है और इन दिनों किन किन कारणों से इतना चर्चा में है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे बीच वहाँ उस जोशीमठ आंदोलन के प्रमुख चेहरे अतुल जी हैं और इंदेश मैखुरी जी हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। आप बताइए कि अभी इन दिनों पूरे भारत में ही नहीं पूरे दुनिया भर में जोशीमठ आंदोलन ने ध्यान खींचा है। आखिर ये किस तरह का संकट है, इस संकट का उत्पत्ति कहाँ से हुआ, समाधान के क्या रास्ते हैं? आप उस आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक हैं। असल में ये संकट जो है, ये तो जो हमारे देश में विकास का जो ढांचा खड़ा हो रहा है, विकास का जो मॉडल खड़ा हो रहा है, जो प्रकृति विरोधी है, पर्यावरण विरोधी मॉडल है, उसका एक बड़ा उदाहरण बन करके आया है जोशीमठ। वैसे तो जोशीमठ की कहानी पुरानी है, लेकिन जो अभी वाला जो संकट है, जिसमें कि 2021 के नवंबर महीने से वहाँ घर मकानों में दरारें आना शुरू हुई और उसके बाद जो है भू धसाव होने लगा, जगह जगह ज़मीन दरकने लगी, ज़मीन धंसने लगी। तो पिछले 15-16 महीनों में ये प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इसने पूरे शहर को, पूरे नगर को ही अपने आगोश में ले लिया और अब जो है जोशीमठ में लगभग आधे से ज़्यादा घर ऐसे हैं जिनमें हल्की या गंभीर दरारें आ चुकी हैं। जगह जगह सड़कें दरक गई हैं, ज़मीन धंस रही है, खेती की ज़मीन भी दरकी है और वो खेती की ज़मीन नीचे खिसक रही है। तो संकट तो ये है, लेकिन इस संकट का कारण जो है आज से 20 साल पहले शुरू हो गया। वहाँ जो है जल विद्युत परियोजनाओं के नाम पर बहुत सारी परियोजनाएं स्वीकृत हुई। उसमें से एक बड़ी परियोजना जो तपोवन विष्णुगाड के नाम से एक परियोजना है 520 मेगावाट की, और इस परियोजना को बना रहा है एनटीपीसी। इस परियोजना के तहत जो है जोशीमठ नगर के ठीक नीचे से ही कह सकते हैं एक सुरंग ने बनना था, 12 किलोमीटर लंबी सुरंग। तो उस सुरंग के बनने के कारण और उस सुरंग में जब बना रहे थे तो उसमें विस्फोटकों के कारण वो पूरा जो इलाका है वो हिल गया, क्योंकि जोशीमठ जो नगर है वो पहले से ही भूस्खलन का जो मलबा है उसके ऊपर हज़ारों साल में जो बना होगा, जिसको मोरैन कहते हैं, कि ग्लेशियर के द्वारा लाई गई जो मिट्टी है हज़ारों साल में, उसके ऊपर टिका हुआ है। ये बात जो है आज की नहीं है, ये बात जो है 1976 में एक मिश्रा कमेटी है, उसने इस बात को कहा और उसने उसी समय चेतावनी दी, आज से 40-50 साल पहले, कि अगर जोशीमठ में इस तरह के भारी निर्माण कार्य होंगे, वहाँ के बोल्डर्स को हिलाया जाएगा, वहाँ वृक्षों को काटा जाएगा, तो उस नगर के अस्तित्व के लिए खतरा हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद जो है ऐसी बड़ी परियोजनाओं को वहाँ स्वीकृति दी गई। हम लोगों ने 2003 से ही, जबकि उस परियोजना की बिल्कुल सर्वेक्षण ही हो रहा था, शुरुआत हो रही थी, तभी हमने सर्वे के दौरान ही इस बात की आशंका प्रकट की कि अगर आप जोशीमठ के नीचे से सुरंग ले जाएंगे तो इस नगर के अस्तित्व के लिए खतरा होगा। तो लंबा आंदोलन वहाँ चला 2003, 4, 5 में, और आंदोलन का इतना दबाव था कि उस परियोजना का जो उद्घाटन होना था, मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी को जोशीमठ में करना था, लेकिन जनता का इतना बड़ा आंदोलन था कि वो नहीं कर पाए और देहरादून में ही उनको बाद में उसका उद्घाटन करना पड़ा। तो संकट का ये है कि वहाँ पूरा जो ऐतिहासिक सांस्कृतिक नगर है, और ये जोशीमठ जो है चमोली ज़िले में है, उत्तराखंड के बिल्कुल आप कह सकते हैं भारत का अंतिम नगर है। जोशीमठ नगर से 150 किलोमीटर पर चीन का सीमा शुरू होती है और वहाँ जो है चीन और भारत के बीच में बहुत सारा तनाव हर समय व्याप्त रहता है। हमारा जो वहाँ गडरिये हैं बकरी पालने वाले, तो उनके ऊपर चीन लगातार जो है हमला उसका रहता है, कभी उनका टेंट उखाड़ लेना, कभी उन्हें भगा देना। तो यानी कि इतना वहाँ जो है इतना सेंसिटिव इलाका है, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जोशीमठ जो है वो बद्रीनाथ जाने का, जो हिंदुओं का धार्मिक स्थल है, उसका मुख्य पड़ाव का नगर है। जोशीमठ नगर पर्यटन नगर है, वहाँ औली उसके पास ही जो ढलाने हैं औली की, जहाँ लोग स्कीइंग के लिए जाते हैं, इस तरह से उसका महत्व है। और जोशीमठ जो है उत्तराखंड में सबसे पुराने नगरों में कहा जा सकता है, क्योंकि जो है इसका 1500 साल का बिल्कुल क्रमबद्ध एक इतिहास है।
6वीं शताब्दी से लेकर के, जब वहाँ कत्यूरी राजवंश की राजधानी थी, और फिर 8वीं शताब्दी में वहाँ शंकराचार्य का आगमन होता है और इस तरह से उसको नाम भी मिला। ऐसा कहते हैं कि शंकराचार्य को वहाँ ज्योति प्राप्त हुई, इसलिए ज्योतिर्मठ हुआ और वही नाम जोशीमठ है। तो इस तरह से उसका धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, सामरिक, पर्यटन महत्व है। और ऐसे नगर में ये एक परिघटना है जिसको लेकर के सरकार पिछले 1.5 साल से लगातार, हमारे बोलने के बावजूद, लोगों के आंदोलन के बावजूद, लोगों के लगातार इस पर आंदोलन होने के बावजूद सरकार कोई इस पर ध्यान नहीं दे पाई, जिसकी वजह से वो आंदोलन भी आज 1.5 महीने से ज़्यादा तो ये हमारा धरना वहाँ है जो चल रहा है। और उससे पहले हम लोगों ने मशाल जुलूस निकाला है, उससे पहले चक्का जाम वहाँ हुआ, उससे पहले बड़ा प्रदर्शन 2,500 से ज़्यादा लोगों ने वहाँ किया। और इस बीच भी लगभग जो है एक दिन 27 जनवरी को 6,500-7 हज़ार लोगों ने प्रदर्शन किया और उसके बाद जो है 2,500 लोगों ने अभी 11 तारीख को मशाल जुलूस निकाला है। और उस नगर की कुल आबादी 25,000 है, तो 25,000 की आबादी में अगर 2-2,500 से ज़्यादा लोग सड़क पर उतर जा रहे हैं, 300 लोग प्रत्येक दिन धरने पर आ रहे हों, तो इससे स्थिति की संवेदनशीलता और सरकार के नकारेपन, सरकार की उपेक्षा का पता चलता है। अभी आप बीच में जिक्र कर रहे थे चमोली डिस्ट्रिक्ट का। पिछले 1.5 साल पहले चमोली डिस्ट्रिक्ट में भी एनटीपीसी का एक डैम कोलैप्स हुआ था जिसमें कई लोगों की जान गई थी। उसमें मुझे ठीक से याद है कि पटना से सटे ही एक इलाका है, ग्रामीण इलाका, वहाँ के भी एक आदमी की वहाँ डेथ हो गई थी और उसकी डेड बॉडी आज तक ढूंढी जा रही है, लेकिन परिजनों को नहीं मिला। फिर हम अतुल जी से बात करेंगे। इसी बीच हम थोड़ा बात करते हैं इंद्रेश जी से। और जिस तरीके से जोशीमठ के घरों में दरारें आ रही हैं या फिर इन दरारों से वहाँ उनका जो जीवन यापन है, वहाँ के जो लोग हैं उनकी क्या स्थिति है और सरकार के द्वारा अभी तक उनके लिए क्या किया गया है, इस पर आप थोड़ा विस्तृत बताएं। देखिए, असल में तो ये जो पूरा संकट है, तो ये संकट उस विकास के मॉडल का संकट है जो विकास का मॉडल कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए संसाधनों की लूट करता है, पर्यावरण पर, प्रकृति पर और पारिस्थितिकी पर हमला करता है, इकोलॉजी पर हमला करता है, ताकि कुछ लोग उसका मुनाफा बटोर सकें। और आम तौर पर ऐसी जगहों पर जो सबसे प्रचलित डायलॉग है, तो वो कहते हैं कि जब विकास होता है तो थोड़ा बहुत विनाश होता ही है। तो लेकिन इसमें मार्के की बात यह है कि जिनका विकास होता है और जिनका विनाश होता है, ये दो अलग अलग लोग हैं। तो जो आम लोग हैं उनका अनिवार्यतः हर बार उस विकास की प्रक्रिया में विनाश होता है, और कुछ खास लोग हैं, कॉरपोरेट हैं, बड़े ठेकेदार हैं, वो हर बार उस विकास से होने वाले विनाश का भी मुनाफा बटोरते हैं। तो यही स्थिति आज के दिन पर जोशीमठ में भी है। और जोशीमठ में लोगों के घरों से, जैसा कॉमरेड अतुल सती जी ने बताया, पूरा विस्तार से उन्होंने रखा कि घरों की हालत ख़राब है, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की हालत ख़राब है, कब कौन ढह जाएगा, कब किस में दरार आ जाएगी, कुछ भी लोगों को पता नहीं है। और पिछले 1-1.5 महीने से क्या कहिए, या जैसा उन्होंने कहा कि भाई नवंबर 2021 से लोग ये सवाल उठा रहे थे, जब बहुत छोटे इलाके में वो दिक्कत थी और अभी वो फैल करके पूरे शहर में आ गई है। तो लेकिन नवंबर 2021 से लेकर के और दिसंबर 2022 तक सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया। इवन जो कमेटियां सरकार ने बनाई, जब सरकार ने नहीं सुना तो कॉमरेड अतुल सती ने और वो जो जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति है उसने इनिशिएटिव लेकर के अपने भूवैज्ञानिकों से सर्वे कराया, इंडिपेंडेंट भूवैज्ञानिकों से। और उस सर्वे के बाद थोड़ा सरकार दबाव में आई। 28 जुलाई 2022 को उसने एक कमेटी बनाई, उसमें भूवैज्ञानिक और अन्य लोग थे, और प्रिलिमिनरी रिपोर्ट उस कमेटी ने अगस्त 2022 में सबमिट की और सितंबर 2022 में उसने फाइनल रिपोर्ट सबमिट की। तो उस कमेटी की रिपोर्ट, एक तरह से वो कमेटी की रिपोर्ट दरअसल उस पूरी बिजली परियोजना को बचाने की रिपोर्ट है। उसमें सब कुछ लोगों के घरों पर डाल दिया कि भाई इनके घर में ड्रेनेज नहीं है, इनके घर में सीपेज इनके यहाँ से होता है, सीवेज प्रॉपर नहीं है, और इनके घरों की तो बुनियाद भी नहीं है, सब कुछ भी नहीं है, सब कुछ लोगों पे डाला। तो लेकिन वो रिपोर्ट भी कहती है कि एक तो कंस्ट्रक्शन बंद कर देना चाहिए तत्काल, बड़ा कंस्ट्रक्शन, और जो घर खतरे की जद में है उनको रिलोकेट करना चाहिए। ये रिपोर्ट कब फाइनल रिपोर्ट दे दी? सितंबर 2022 में। लेकिन उसको सरकार ने नहीं देखा।
उससे पहले एक उत्तराखंड सरकार ने, चूँकि उत्तराखंड आपदाओं को लगातार झेलने वाला प्रदेश है, लैंडस्लाइड, क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड, इस तरह की तमाम घटनाएं होती हैं, तो उत्तराखंड सरकार ने एक डिज़ास्टर रिस्क असेसमेंट सर्वे कराया। ये डिज़ास्टर रिस्क असेसमेंट सर्वे 2016 से 2019 के बीच में हुआ और इसकी रिपोर्ट 2019 में सरकार के पास आ गई। तमाम बाहरी एजेंसियां भी इसमें, मतलब थाईलैंड की एजेंसी, सिंगापुर की एजेंसी, इवन मेक्सिको की एजेंसी उस सर्वे और ट्रेनिंग और उस प्रोसेस में शामिल थी। तो लेकिन उस रिपोर्ट के बाद भी, जिसने कहा कि लैंडस्लाइड प्रोन है, 6335 लैंडस्लाइड पूरे उत्तराखंड में, उस रिपोर्ट में जो डिज़ास्टर रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट है उसमें चिन्हित किए गए कि 6335 लैंडस्लाइड जोन्स हैं, लैंडस्लाइड के इलाके हैं। 50% उत्तराखंड प्रभावित है लैंडस्लाइड से। 180 करोड़ रुपया उस रिपोर्ट में लिखा है कि सालाना आपको लैंडस्लाइड्स के ट्रीटमेंट पर खर्च करना होगा। लेकिन ये रिपोर्ट 2019 में थी मौजूद, और तब से और आज तक सरकार उस रिपोर्ट पर सोई रही। उसी रिपोर्ट में लिखा है कि जो सरकारी भवन है, तो उसमें 5 पहाड़ी ज़िलों में, जिसमें चमोली ज़िला जहाँ जोशीमठ स्थित है, वहाँ 5 पहाड़ी ज़िलों के उसमें चमोली ज़िला के बिल्डिंग्स के, सरकारी बिल्डिंग्स के बारे में उन्होंने लिखा कि 88% सरकारी बिल्डिंग्स अनसेफ है। तो उस सर्वे पर भी सरकार सोई रही। अपनी जो इंडिपेंडेंट जियोलॉजिस्टों की रिपोर्ट थी उस पर भी सोई रही, और अपनी सरकारी कमेटी से भी जो उसने जोशीमठ का सर्वे कराया उस पर भी सोई रही। और अब 1-1.5 महीने के बाद, जब वहाँ आंदोलन चल रहा है, लोगों के घर एकदम ध्वस्त हो रहे हैं, उनकी ज़मीनों में बड़ी बड़ी दरारें आ रही हैं, उनके सामने संकट है, वो कहाँ जाएंगे। तो 1-1.5 महीने के बाद बहुत दिनों तक भाजपा वाले कहते रहे कि हम इस राज्य की सबसे अच्छी नीति बना करके लेकर के आएंगे। ये खूब प्रचार, मुख्यमंत्री, उनके सब तमाम लोग। और अब जो वो नीति लेकर के आए हैं वो लोगों के साथ मजाक है, वो चूं-चूं का मुरब्बा है, उसमें कुछ नहीं लोगों के लिए। 50 वर्ग मीटर में मकान बना करके देंगे ये लिखा है, या 50 वर्ग मीटर ज़मीन लोग ले लें, उसमें मकान बना लें। वो ज़मीन कहाँ होगी? पूरे ज़मीन दरक रही है, तो वो ज़मीन कहाँ होगी पता नहीं। 50 वर्ग मीटर में कौन कैसे बनाएगा, ये भी। ज़मीन का मुआवजा कब मिलेगा? जब जो NDMA के पास, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के पास, जो विभिन्न साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने जोशीमठ का सर्वे किया, उनकी रिपोर्ट आ जाएगी। उनकी रिपोर्ट 1-1.5 महीने से अभी नहीं आई है। जोशीमठ रोज़ खतरे की जद में, वो एक तरह से टिक टिक करता हुआ बॉम्ब है, किसी भी दिन धंस जाएगा, किसी दिन ध्वस्त हो जाएगा। लेकिन उसके बीच में केंद्र की सरकार ने एक गैग ऑर्डर इशू किया कि कोई साइंटिफिक इंस्टीट्यूट अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करेगा, पब्लिकली कुछ नहीं बोलेगा। और अब उसके बाद एक और इंस्ट्रक्शन लोगों को दिया गया है, वैज्ञानिकों को, सारे वैज्ञानिक संस्थाओं को, उनसे कहा गया है कि सबकी रिपोर्ट एक लाइन में होनी चाहिए, यानी किसी तरह। तो असल में सरकार को सच्ची तस्वीर भी नहीं चाहिए, सही साइंटिफिक रिपोर्ट भी नहीं चाहिए। तो क्योंकि वो ये बात वो जानते हैं कि ये जो सारी तबाही है, इसके मूल में उनका जो ये विकास का मॉडल है, जो ये लुटेरा विकास का मॉडल है, ये जो पर्यावरण का विनाश करने वाला, प्रकृति का विनाश करने वाला, पारिस्थितिकी का विनाश करने वाला विकास का मॉडल है, जो बड़े कॉरपोरेटों के लिए, बड़े पूंजीपतियों के लिए है, वो असल में उस विनाश के लिए उत्तरदायी है। तो जैसे ही उस मॉडल पर सवाल खड़ा होगा, तो तब वो सिर्फ जोशीमठ तक महदूद नहीं रहेगा, तब वो पूरे उत्तराखंड में भी जल विद्युत परियोजनाओं पर, रेलवे लाइन पर, सड़क बनाने पर, और न केवल पूरे उत्तराखंड में बल्कि पूरे हिमालयी राज्यों में ये सवाल खड़ा होगा। तो ये सवाल न खड़ा हो, इसलिए जोशीमठ को उसके हाल पर छोड़ दिया गया है कि उनका जो हो। लेकिन उसमें उम्मीद की किरण जो है, उम्मीद की किरण तो ये है कि जो जोशीमठ में लोग संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं अभी भी, तो यही उम्मीद की किरण जोशीमठ के लोगों के लिए है, पूरे हिमालयी राज्यों के लिए, प्रकृति, पर्यावरण, पारिस्थितिकी के लिए, और इस लुटेरे विकास के मॉडल को पीछे धकेलने के लिए वो लोगों का संघर्ष है, जो उम्मीद की किरण है। एक सवाल, तस्वीरों से अगर हम बात करें तो एक सोशल मीडिया में और अखबारों में एक तस्वीरें घूम रही थी कि जोशीमठ में जो लैंड क्रैक जो हुए, उसके बाद अलग अलग पहाड़ों पे रॉड लगाकर उन्हें टिकाया जा रहा है। तो क्या ये
कारगर है या फिर ऐसे सरकार वो क्या मतलब दिखाना चाह रही है कि वो क्या कर रही है, इस पे हम चाहेंगे। और इसके साथ एक सवाल इसके बाद हम आएंगे फिर इंद्रेश जी के पास। असल में वो जो तस्वीर है वो जोशीमठ का एक हिस्सा जो सबसे ज़्यादा ख़तरे में बताया जा रहा है और जो नीचे दरक रहा है, तो वहाँ एक चट्टान है जिसके ऊपर ख़तरा था, जिसका पहला फ़ोटो मैंने ही डाला था फेसबुक पर कि अगर ये चट्टान नीचे खिसकती है तो वहाँ एक पूरी बस्ती है, तो वो पूरी बस्ती जो है उसकी जद में आ जाएगी। तो वहाँ के प्रशासन ने क्या किया कि उस चट्टान को रोकने के लिए कुछ चंद जो है लोहे की रॉड लगा दी। तो इस तस्वीर को प्रतीक मान सकते हैं कि वो एक सिंबल है कि सरकार किस तरह से आपदा का प्रबंधन कर रही है। जो हज़ारों क्विंटल की या टन की इतनी बड़ी चट्टान है, उसको आप जो है 2, 3, 4 रॉड से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही जो है पूरे जोशीमठ की आपदा को सरकार जो है अपने चंद आश्वासनों के ज़रिए रोकने की कोशिश कर रही है, जो कि संभव। तो वो तस्वीर इसीलिए जो है पूरा जो जोशीमठ की आपदा है उसका भी सरकार के प्रति जो दृष्टिकोण है वो यही दृष्टिकोण है कि वो इसी तरह से कुछ झुंझुने से कुछ चंद अपने वायदों के ज़रिए जो है पूरी आपदा को निपटा देना चाहती है। ये जो है जोशीमठ का ही सवाल नहीं, बल्कि इससे पहले 2013 की आपदा में यही हुआ कि वहाँ भी जो है एक हाई पावर कमेटी बनी। उस हाई पावर कमेटी ने तमाम बातें निर्माण को लेकर के कहीं कि केदारनाथ क्षेत्र में या हाई हिमालय में इस तरह के निर्माण नहीं होने चाहिए, ऐसी बड़ी जल विद्युत परियोजनाएँ नहीं होनी चाहिए, उसको नहीं माना गया। उसके बाद 4 धाम सड़क जो बन रही है, उस सड़क का जो चौड़ीकरण का काम है उसमें भी हज़ारों पेड़ों को काटा गया। उसके लिए भी एक हाई पावर कमेटी बनी, उसने तमाम बातें कही कि यहाँ इतनी चौड़ी सड़कें नहीं होनी चाहिए, यहाँ 7 मीटर से ज़्यादा सड़क आप बनाएंगे तो पहाड़ के दरकने का, यहाँ ज़्यादा लैंडस्लाइड होने का खतरा है। उसको नहीं माना गया। सरकार ने वहाँ उससे बचने के लिए कि उसको वहाँ जन सुनवाई ना करनी पड़े, EIA ना उसका करना पड़े, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ना करना पड़े, तो उस एक ही प्रोजेक्ट को कई हिस्सों में बांट दिया ताकि जो है वो EIA से बच सके और जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए उससे बचा जा सके। तो इस तरह से सरकार जो है ऐसी जो पर्यावरण विरोधी बड़ी परियोजनाएं हैं उनको किसी भी तरह से बचाए रखने के लिए, चाहे उसकी कीमत जो है आम जनता को चुकानी पड़े, पर्यावरण को चुकानी पड़े, और अगर पर्यावरण चुकाएगा तो वो तो पूरी मानवता उसकी कीमत चुकाएगी, तो उसकी कीमत पर भी वो ऐसे विकास को वहाँ खड़ा करना चाहती है। जबकि हम देख रहे हैं कि इससे पहले उत्तराखंड में ही टिहरी डैम के नाम पर जो है पूरा टिहरी जैसा शहर डुबाया गया। तब ये वादा किया गया, ये कहा गया कि इस टिहरी डैम से जो है 2400 मेगावाट बिजली पैदा होगी। उसके बाद उसका जो एक हिस्सा था जिसमें टिहरी डूब गया, उसमें कहा गया कि 850 से ज़्यादा मेगावाट बिजली पैदा होगी। लेकिन आज के दिन पर सच्चाई ये है कि टिहरी में इतने बड़े जलाशय बनने के बावजूद वहाँ जो है कभी भी किसी भी दिन 350 मेगावाट से ज़्यादा बिजली पैदा नहीं होती, जहाँ की वादा था 2400 मेगावाट या 850 मेगावाट। ऐसे ही हमारे यहाँ जोशीमठ में एक परियोजना है 440 मेगावाट की, जयप्रकाश कंपनी की विष्णुप्रयाग परियोजना, उसमें भी 440 मेगावाट कभी पैदा नहीं होता। लेकिन और वो बिजली भी जो उस इलाके को या उत्तराखंड को या जोशीमठ को नहीं मिलती, न टिहरी वाली मिलती है न जोशीमठ वाली मिलती है। सारी बिजली बनती है और वो नेशनल ग्रिड में चला जाता है, और वहाँ जो है अक्सर ये होता है कि जोशीमठ में बिजली नहीं है और वहाँ सामने जो है विष्णुप्रयाग परियोजना की बिजली जो है नीचे जा रही है। तो वहाँ का जंगल, वहाँ का पानी, वहाँ का ज़मीन सब कुछ ले लेने के बावजूद, सब कुछ चूस लेने के बावजूद वहाँ के स्थानीय लोगों को, आम आदमी को उससे कोई उस विकास का लाभ नहीं मिलता। आखिरी सवाल के रूप में हम बात करते हैं, वहाँ तो जोशीमठ के साथ ही वहाँ के जो निवासी हैं उनका अपना जन आंदोलन चरम पे चल रहा है। क्या इस जोशीमठ मामले में सुप्रीम कोर्ट का कोई हस्तक्षेप या कोर्ट का कोई भी हस्तक्षेप अभी तक आया है? देखिए, अदालतों की भूमिका तो बड़ी विचित्र है। वो भी लगभग उस पूरे विकास के मॉडल का सवाल है, तो वो उस विकास के मॉडल को डिफेंड करने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक, किसी भी हद तक जाते हैं। तो इस बार से पहले कुछ पुराने से शुरू करते हैं। तो 2021 का जिसका उल्लेख आपने किया,
कि 7 फरवरी 2021 को वो जोशीमठ के पास ही वो जगह है रैणी, जहाँ चिपको आंदोलन शुरू हुआ, और वहाँ पर एक छोटा सा 13 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था जो पूरी तरह से बह गया। और ये जो परियोजना है एनटीपीसी का, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना, इस परियोजना का जो बैराज था और सुरंग थी जो कंस्ट्रक्शन जिसका चल रहा था, तो वो पूरी तरह से मलबे से भर गई। उसके ऊपर से पूरे देश दुनिया ने देखा कि लोग कैसे वो बहते हुए दिखाई दिए। और जिन बिहार के इंजीनियर का आप जिक्र कर रहे हैं, हम लोग खुद भी उनको खुजवाने के लिए लगातार वहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेकर तमाम अफसरों से मिले, और प्रशासन का रवैया उस समय भी इतना ही हास्यास्पद था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास हम लोग गए और हमने उनसे कहा, उनके परिजनों के साथ ही ये हैं, इतने दिन से कुछ हो नहीं रहा, ठीक से किया नहीं जा रहा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप बताइए, जहाँ खोदना हो वहाँ खुदवा देते हैं। इतना कैजुअल अप्रोच था। तो उस जो 2021 की आपदा थी, उसको लेकर के कॉमरेड अतुल सती जी हैं, चिपको आंदोलन की जो नेता रही गौरा देवी, उनके पोते, एक और एक्टिविस्ट, 5 लोग कुल मिलाकर के उत्तराखंड के हाई कोर्ट गए। और हाई कोर्ट ने जो पॉइंट्स इन लोगों ने उठाए उस याचिका में, आज जो तबाही हो रही है, तो वो पॉइंट्स उस याचिका में उठाए गए, और हाई कोर्ट ने मेरिट पर उस याचिका को खारिज किया जाता तो एक अलग तरह की बात थी। लेकिन एक एनटीपीसी के वकील के कहने पर, एक बहुत ही फर्जी किस्म का ग्राउंड पर, कि ये जो लोग हैं, कॉमरेड अतुल सती हैं, संग्राम सिंह हैं, और जो लोग हैं, तो ये सारे लोग ये सिद्ध नहीं कर पाए कि ये समाज सेवी हैं, लिहाजा इनकी याचिका खारिज की जाती है और इन पर विद कॉस्ट खारिज की जाती है। 10,000 रुपया लोगों पर जुर्माना लगाया गया, तो 50,000 रुपया जुर्माना कर दिया गया इस बात को कहने के लिए कि नहीं, ये जो परियोजनाएं हैं ये हमको तबाह कर रही हैं। उस दिन यदि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट ने ये बात सुनी होती तो शायद आज ये स्थिति नहीं होती। और अभी भी लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में लोगों ने ये याचिका दाखिल की कि तत्काल जोशीमठ के मामले का संज्ञान लिया जाए। तो पहले दिन चीफ जस्टिस ने कहा कि लोगों को सीधे यहाँ नहीं आना चाहिए, दूसरे दिन कहा कि नहीं, हाई कोर्ट सुन तो रहा है, तो सबको हाई कोर्ट डायरेक्ट कर दिया। हाई कोर्ट का किस्सा ये है। तो अदालतों की जो भूमिका, और सिर्फ इस मामले में नहीं, पर्यावरण के सवालों पर जिस तरह का भूमिका है, जिसका कॉमरेड ने उल्लेख किया, 4 धाम परियोजना का, 800 किलोमीटर से ज़्यादा की सड़क चौड़ी हो रही है और उस चौड़े होने के लिए तमाम मानकों का उल्लंघन किया जा रहा है। जैसे जो कॉमरेड ने कहा कि एक इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का कानून है, पर्यावरण प्रभाव आकलन, यानी कोई परियोजना आप बनाएंगे तो उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका आकलन करना कानूनी बाध्यता है। लेकिन ये किसका कानून है? ये केंद्र सरकार का कानून है। और इस कानून का सामना न करना पड़े इसलिए केंद्र सरकार ने ये किया कि उस 800 किलोमीटर 890 किलोमीटर की सड़क को 56 छोटे छोटे पैकेजेस में, 100 किलोमीटर से कम के 56 छोटे पैकेजेस में तोड़ दिया। कहा कि ये एक परियोजना नहीं है, ये अलग अलग सड़कें हैं, ताकि पर्यावरण प्रभाव आकलन के कानून का पालन न करवाना पड़े। तो केंद्र सरकार अपने कानून से बचने के लिए रास्ता निकाल रही, और हज़ारों की तादाद में पेड़ काटे गए, बेतहाशा जिस तरह से पेड़ काटे गए, पर्यावरण पर उसके प्रभाव को सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई। उस कमेटी ने ये चिन्हित किया कि 150 से ज़्यादा नए लैंडस्लाइड के जोन्स उस सड़क को काटने की वजह से पैदा हो गए हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी की रिपोर्ट है। और उसके बावजूद बाद में केंद्र सरकार ने एक दूसरा फर्जी ग्राउंड तैयार किया। उन्होंने कहा कि हमको तो डिफेंस के लिए बॉर्डर तक जाने के लिए इतनी चौड़ी सड़क चाहिए, जो हिमालयी राज्यों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट का अपना पैमाना था कि यहाँ 8 मीटर से ज़्यादा चौड़ी सड़क नहीं बनाएंगे। उस अपने पैमाने को भी तोड़ करके, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने उन्होंने ये किया कि उस कमेटी को बताया नहीं कि ऐसा कोई सर्कुलर है हमारा कि हिमालय में पैमाना अलग है सड़क बनाने का, वहाँ 8 मीटर से ज़्यादा सड़क नहीं काटेंगे। तो ये सब उल्लंघन किए। लेकिन फाइनल में जब वो फैसला हुआ तो चूँकि केंद्र सरकार उसमें डिफेंस ले आई और उसने कहा कि डिफेंस के लिए चाहिए, हालांकि जो उस समय थल सेना के अध्यक्ष थे और बाद में जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हुए बिपिन रावत साहब, तो उन्होंने एक वीडियो इंटरव्यू में कहा कि नहीं, हमको इतनी चौड़ी सड़क की ज़रूरत नहीं है, हमको डिफेंस ले जाना होगा तो हम हेलीकॉप्टर से ले जा लेंगे, विमान के ज़रिए हम अपना सब कुछ ट्रांसपोर्ट कर लेंगे।
और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में उनके इस बयान का उल्लेख भी है, और उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये चौड़ी सड़क तो डिफेंस के लिए बननी चाहिए। जनरल विपिन रावत का स्टेटमेंट अपनी जगह है, लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री चूँकि कंसिस्टेंट है और पर्यावरण की तमाम बड़ी बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले में है। उस फैसले का मेजर पार्ट पर्यावरण कैसे बचाना चाहिए, प्रकृति कैसे बचानी चाहिए, क्या होना चाहिए, उपदेश है, और उसके बीच में जो चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़, उनकी बेंच ने फैसला किया कि नहीं, ये लेकिन सड़क तो चौड़ी होनी चाहिए। तो अदालतों का जो रुख है वो प्रकृति के प्रति, पर्यावरण के प्रति, इकोलॉजी के प्रति जो संवेदनशीलता की ज़रूरत उससे है, या लोग जो उसके मारे हुए हैं, इस विकास की मार जिन लोगों पर पड़ रही है, उनके प्रति जो नज़रिया होना चाहिए, जो संवेदना होनी चाहिए, तो वो नज़रिया, वो संवेदना जैसे सरकार के पास नहीं है। जैसे इस पूरे जगह आप देखिए तो भाई वहाँ लोग लड़ रहे हैं कि लोग तो इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि जोशीमठ बचाओ, लेकिन सरकार, उसकी पूरी मशीनरी या पूरा जो तंत्र है वो लड़ रहा है कि NTPC को बचाओ, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को बचाओ, लोगों की कीमत पर भी बचाओ, लोगों की तबाही की कीमत पर भी बचाओ। और जब कोर्ट सुनने से इनकार करता है, जब वो कहता है कि नहीं, तात्कालिकता की ज़रूरत नहीं, एक पूरा शहर धंस रहा है, एक पूरा शहर नीचे जा रहा है, आप कह रहे हैं तत्काल सुनने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास मत आइए। तो जो आखिरी न्याय की उम्मीद भी है, वो न्याय की उम्मीद भी नहीं काम कर रही है, ये इससे दिखाई देता है, ये इससे स्पष्ट हो रहा है। ये जो अभी हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं उसमें दो सवाल है आखिरी सवाल के रूप में। ये जो पूरा, एक तो सवाल ये है कि जो जोशीमठ जो अभी स्थिति है उसका भविष्य क्या होगा, वहाँ की जनता का एक विस्थापन कहाँ होगा, एक नया जीवन सरकार क्या करे उस पर जाने। लेकिन ये जो विकास मॉडल है इसका जोशीमठ की जनता पर या जो पहाड़ी जो पूरा हिमालय जो रीजन है उस पर क्या असर पड़ता है, और वहाँ की जनता इसे किस रूप में देखती है, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से या फिर आर्थिक रूप से। ये जो इस तरह के विकास की परियोजनाएं उत्तराखंड में लगातार हैं, इनसे पहला प्रभाव तो वहाँ के पर्यावरण पर पड़ रहा है। उत्तराखंड जो है जैव विविधता के लिहाज से, यानी बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से सबसे रिच स्टेट्स में है ना, जहाँ की आप बताइए 65% से ज़्यादा वन भूमि है, जंगल है। तो उस पूरा हिमालय का जो रीजन है, वहाँ का ग्लेशियर है, वहाँ का जंगल है, जैव विविधता है। तो बहुत सालों से ये खबरें हैं और साइंटिस्ट का कहना है कि भाई वहाँ ग्लेशियर जो है रिसीड कर रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तो ग्लेशियर पीछे जा रहे हैं, पिघल रहे हैं, तो उससे जो है आपका जल स्तर भी बढ़ रहा है और पूरे नदियों का जो पानी है वहाँ कम हो रहा है और इधर समुद्र की तरफ जल बढ़ रहा है। तो इसका पर्यावरण पर जो है व्यापक प्रभाव पड़ेगा कि आपका जो समुद्र तटीय इलाके हैं वो जो हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बड़ी लंबी कोस्ट लाइन है, तो वो समुद्र तटीय इलाकों के जो शहर हैं उनके लिए खतरा पैदा होगा। वहाँ जो है ऐसी बड़ी परियोजनाएं, जैसे कि रेलवे की परियोजना आ रही है जोशीमठ से पहले और ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच में, तो वो रेलवे की परियोजना के लिए जो है लगभग 80 किलोमीटर जो रेलवे लाइन है वो टनल में रहेगी, सुरंग के अंदर। तो उसके लिए सुरंग खोदी जा रही है और उससे जो है गाँव के गाँव उसके जद में आ रहे हैं, दरक रहे हैं, वहाँ लोगों के घर मकानों में दरारें पड़ रही हैं। जब ये परियोजनाएं आती हैं तो जब घर मकान टूटेंगे तो उनको विस्थापित होना पड़ेगा, वो अपने जड़ों से, अपने संस्कृति से दूर चले जाएंगे। या जहाँ परियोजनाएं बन चुकी हैं, जैसे हमारे यहाँ जोशीमठ के सामने एक परियोजना बनी, तो वो क्या कर रहे हैं कि वहाँ ठेकेदारी किस्म का विकास जब आता है तो गांव जिसकी सामुदायिकता है, उनके एक कल्चर है, संस्कृति है, वो सब नष्ट हो जाता है। गांव में जो है तमाम तरह के दलाल पैदा किए जाते हैं, ठेकेदार पैदा किए जाते हैं जो अपने ही लोगों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। तो इस तरह से आप एक पूरे समाज को कई टुकड़ों में तोड़ देते हैं। तो इसका एक सांस्कृतिक प्रभाव है, इसका पर्यावरणीय प्रभाव है, सामाजिक प्रभाव है कि उसी तरह की राजनीति, उसी तरह का समाज आप खड़ा करते हैं, दलालों का, ठेकेदारों का, बिचौलियों का, तो वो जो है इसका व्यापक समाज पर कई स्तरों पर प्रभाव पड़ रहा है। इसके पर्यावरणीय प्रभाव है, इसके सामाजिक, सांस्कृतिक इस तरह के असर हैं। तो इसके खिलाफ लेकिन जनता जो है वो लगातार बोली है। जहाँ जहाँ ऐसी परियोजनाएं आई वहाँ वहाँ लोगों ने बोला, लोग लड़े, सालों लड़े, लेकिन क्योंकि सरकारों का जो झुकाव है वो ऐसी बड़ी परियोजनाओं के साथ है
बड़े पूंजीपतियों के साथ है, क्योंकि बड़ी परियोजना तो बड़ा पैसा तो बड़ा मुनाफा तो उसमें बड़ा कमीशन, और उस कमीशन पर आधारित राजनीति और उस राजनीति से बनने वाली सत्ता सरकार। तो ये एक बड़ा गठजोड़ है और ये बड़ी एक मतलब विशियस सर्किल जिसको कहते हैं कि वैसा एक चक्र है जो दुष्चक्र है, तो उसके पीछे जो है ये सारा खेल है। तो इसीलिए सरकारें चाहती हैं कि बड़ी परियोजनाएं आएँ कि भाई उसमें जो है उनका बड़ा कमीशन बंधा हुआ है। अभी तो मैं परसों एक जगह था हरिद्वार में एक कॉन्फ्रेंस में, तो वहाँ तो मंच से जो कार्यक्रम के आयोजक थे उन्होंने ही इस बात को कहा कि मेरे पास ये सूचना है, बाकायदा वो कह रहे हैं कैटेगोरिकल सूचना है कि हमारे यहाँ हरिद्वार में जो खनन हो रहा है उस खनन का पैसा जो है ठेकेदार कह रहे हैं 5% हम कमीशन के तौर पर मुख्यमंत्री को सीधा दे रहे हैं। और इससे पहले भी जो मुख्यमंत्री हैं, इससे पहले भी जब इनका पुराना कार्यकाल था उसमें भी जो खनन का ट्रक है उसको छुड़वाने के लिए मुख्यमंत्री के कार्यालय से फ़ोन जा रहा था, तो इस चिट्ठी गई बाकायदा। तो ये जो पूरा खनन की लॉबी है या खनन के ठेकेदार हैं, माफिया हैं, इनके साथ भी सरकार का सीधा गठजोड़ है। तो लेकिन लोगों की जो जिजीविषा है लड़ने की जो वो है वो उत्तराखंड में लगातार बनी है, या बाकी भी देश में आदिवासी इलाकों में भी बाकी समाजों में भी लोग लड़ रहे हैं, और निश्चित तौर पर एक दिन ये लड़ाई, ये संघर्ष जो है किसी न किसी दिन जो है मुकाम पर पहुंचेगा, लोगों की ये लड़ाई कामयाब होगी, ये हमारी उम्मीद है। आखिरी सवाल इंद्रेश जी आपसे, उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और भारत में एक बड़ी आबादी हिंदुओं की है, और लोग वहाँ पर जो अलग अलग मंदिरें हैं, अब जो मठे हैं, उत्तर भारत से या दूसरे इलाके से भी लोग वहाँ घूमने जाते हैं, वहाँ की चीज़ों को देखने जाते हैं, समझने जाते हैं। तो क्या आज और अभी इत्तेफाक ये भी है कि केंद्र में एक ऐसी सरकार है जो एक संपूर्ण में हिंदुओं की बात कर रही है, तो क्या उत्तराखंड जो हिंदुओं की देवभूमि कहा जा रहा है वो आज सबसे अपने विकट और ख़राब स्थिति में है और उस पर सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, कि ये कितना सच है? दूसरा इसी के साथ एक सवाल और है उत्तराखंड से ही, कि अभी इधर अंकिता बलात्कार हत्याकांड जो हुआ था, उस सवाल को और वहाँ का जो संस्कृति है और ये जो अभी जोशीमठ की जो घटना है, इन सबको आप एक रूप में कैसे देखते हैं? देखिए, पहला जो प्रश्न आपका है वो तो बहुत सही प्रश्न है कि जो इतना सब हिंदुओं के नाम पर छाती पीटते घूम रहे हैं पूरे देश में, और उनके लिए हिंदू कैसे सिर्फ एक राजनीतिक चारा है, एक राजनीतिक उपयोग की चीज़ है जिसको यूज़ करके मरने के लिए, तबाह होने के लिए छोड़ देना है। इसका उदाहरण है जोशीमठ की घटना। ये दर्शाता है कि उनके लिए वो सिर्फ यूज़ एंड थ्रो की चीज़ हैं। लोग चुनाव में वोट हासिल करेंगे, बाकी उनकी कोई वाजिब बात नहीं सुनेंगे, उनके रोज़गार की बात नहीं सुनेंगे, उनकी शिक्षा की बात नहीं सुनेंगे, उनके तबाह होने की बात भी, उनकी चीखो पुकार उनको सुनाई नहीं देगी। तो इस रूप में इसको देखना चाहिए, इस रूप में इसको समझना चाहिए। उस समय तब वो विकास के उस लुटेरे मॉडल को बचाने के लिए खड़े हो जाएंगे। उस समय उनके लिए धर्म का मसला, क्योंकि धर्म उनके लिए सिर्फ औजार है, वो देश में बंटवारा करने का, लोगों के बीच में विभाजन पैदा करने का औजार है, वो किसी को लाभ पहुंचाने का औजार नहीं है। तो ये जोशीमठ एक बार फिर बता रहा है। और दूसरा जो सवाल आपने किया अंकिता भंडारी का मसला, तो ये बहुत गंभीर बात है। जिस तरह का एक नवधनाढ्य वर्ग उपजा है और वो सत्ता के संरक्षण से, सत्ता के सरपरस्ती में ही फला फूला है। अंकिता भंडारी के केस में भी जिन लोगों पर आरोप है वो सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी रहे हैं, और उनके इस तरह के अपराधों को सत्ता के संरक्षण में, जो पुलकित आर्य उसमें मुख्य आरोपी है, तो सत्ता के संरक्षण में उसके ऐसे पहले भी कई अपराध माफ़ हुए। उस पर 307 का मुकदमा चला, उस पर BA-MS की परीक्षा में उसने अपनी जगह किसी दूसरे लड़के को बिठाया, वो पकड़ा गया और उसके बावजूद इसको जेल नहीं हुई, इसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये जो लगातार राजनीतिक संरक्षण है, उस राजनीतिक संरक्षण ने उसको ये साहस पैदा किया कि वो हत्या करने की हद तक गया। और उसमें तो एक सवाल और है जो हम लोग पहले दिन से उठा रहे हैं कि वहाँ ये बात हुई कि किसी VIP को के लिए वहाँ फ्लैश ट्रेड चल रहा था, वहाँ इस तरह का कारोबार चल रहा था, देह व्यापार चल रहा था।
तो सवाल ये है कि वो कौन वीआईपी हैं जिनके देह व्यापार की लिप्सा पूरी हो, इसके लिए वो पुलकितार्य हत्या करने की हद तक चला गया। तो एक तरह से जो ये असल में इसका संबंध भी उस पूरे जो विकास का मॉडल हमारे यहाँ खड़ा हुआ है, जो खाओ पियो मौज करो की संस्कृति 1991 के बाद जो नई आर्थिक नीतियों के समाज में फैलने से उसका जो सांस्कृतिक प्रभाव है, उसका जो आर्थिक प्रभाव है और उसके क्रम में उसका जो सांस्कृतिक प्रभाव है, तो उसकी अनिवार्य परिणति है कि खाओ पियो मौज करो की संस्कृति में जो नवधनाढ्य हैं, नवधनाढ्यों के बिगड़ाल बच्चे हैं, जो सिर्फ सत्ता पहचानते हैं, जो सिर्फ पावर पहचानते हैं, जो मनुष्यता नहीं पहचानते, जो आदमी को नहीं पहचानते, जो कानून को भी नहीं पहचानते, कानून से भी उनको कोई पहचान नहीं है, उनकी सभ्यता से भी कोई पहचान नहीं है असल में। तो उनके लिए इस तरह का पूरा एक तंत्र, एक जाल खड़ा किया जा रहा है। तो ये कोई अलग थलग केस नहीं है। अगर ये अलग थलग केस होता तो शायद पूरा तंत्र उस पुलकित आर्य को, उसके ख़ानदान को बचाने के लिए या उन वीआईपीज़ को बचाने में नहीं लगा होता, वो अंकिता भंडारी के हत्यारों को सही मायने में सज़ा दिलाने में लगा होता। लेकिन पूरे तंत्र ने जिस तरह से काम किया, जिस तरह से कार्रवाई की, उस पूरी कार्रवाई में उन हत्यारों को बचाने का इंतज़ाम करने की भरपूर कोशिश हुई है। तो ये दिखाई दे रहा है। तो असल में तो इस पूरे सवाल को व्यापक संदर्भ में ही किसी एक लड़की की हत्या या एक लड़की की को फ्लैश ट्रेड में धकेले जाने की इकलौती बात नहीं है, बल्कि पूरा जिस तरह का माहौल चारों तरफ पनप रहा है, जिस तरह की संस्कृति पनप रही है सत्ता के संरक्षण में, उन्हीं के संरक्षण में जो धर्म के सबसे बड़े ठेकेदार हैं, उन्हीं के संरक्षण में इस तरह की यौन व्यभिचार की संस्कृति भी फल फूल रही है। आखिरी सवाल आपसे, तो क्या ये कहा जाए कि जो देवों की भूमि है, ना वो भूमि बच पा रही है, ना वहाँ की बेटियाँ बच पा रही हैं? हाँ, ये कह सकते हैं कि वहाँ जो है ये वाला जो अंकिता भंडारी का अगर उदाहरण ले तो ये केवल अंकिता भंडारी का मामला नहीं है। वहाँ जो है लगातार इस तरह की घटनाएं देखने में आ रही हैं, और ख़ास तौर पर जो है दलित अत्याचार से लेकर के महिलाओं पर उत्पीड़न से लेकर के ये सब घटनाएं उत्तराखंड में इस बीच में देखने में आई हैं। इसके अलावा जो है विकास का जो ढांचा खड़ा हो रहा है उसने निश्चित तौर पर जगह जगह ज़मीन दरकने की, ज़मीन धंसने की घटनाएं बढ़ी हैं। वो नैनीताल में हो, वो धारचूला में हो, वो उत्तरकाशी में हो, वो पौड़ी ज़िले में हो, सर्वत्र इसको लेकर के लगातार ये जो फिनोमिना है ये बढ़ा है। और इसीलिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसको लेकर के चेतावनी दी है, और उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड का पहाड़ी इलाका पूरा वो जो है एक टाइम बॉम्ब पर है, एक टिक टिक करते हुए, और कोई बड़ी भूकंप की घटना जो है पूरे पहाड़ के इलाके में बड़ी तबाही का सबब बन सकता है, ये है। और देवभूमि में आप ठीक कह रहे हैं कि ये भूमि भी दरक रही है, और उस भूमि को जो बचाए हुए लोग हैं, महिलाएं ख़ास तौर पर, जो वहाँ के पहाड़ के जीवन की दूरी हैं, उन पर भी जो है ये लगातार खतरा है, हमला है जी। उत्तराखंड में मैं आपसे अंतिम बात है, वहाँ कोई सांस्कृतिक प्रतिरोध के कोई गीत, कोई स्वर जो इन दिनों सबसे ज़्यादा गूंज रहे हों? तो हम लोग तो आंदोलनों में, मतलब उत्तराखंड आंदोलन के ज़माने से तो एक गीत खूब हिंदी में भी गाते रहे हैं कि लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है, क्या हुआ जो कुर्सियां बेजान संसद मौन है, वक्त ही बताएगा इन्हें कि हम कौन हैं, अरे गोली भी इन्हीं की है जो सीने में खाई है, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है, चोर आकर बेधड़क हिमालय लूटते रहे, चोर आकर बेधड़क हिमालय लूटते रहे, भूखे असहाय गांव पीछे छूटते रहे, चोरों को ललकारने की कसम हमने खाई है,
लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है। अभी से क्यों हो गए निराश ज़रा सोचना, अभी से क्यों हो गए निराश ज़रा सोचना, माफ़ क्या करेगा इतिहास ज़रा सोचना, अभी इतिहास ने कलम तो उठाई है। लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई। लाशों को ही रौंद कर जो वोट हैं तलाशती, लाशों को ही रौंद कर जो वोट हैं तलाशती, उलटेंगी एक दिन नकाब वो सियासती। लाशों को ही रौंद कर जो वोट हैं तलाशती, उलटेंगी एक दिन नकाब वो सियासती। जनता ने उठाया है तो धूल भी चटाई है, जनता ने उठाया है तो धूल भी चटाई है। लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है। रामपुर तेराहे का हिसाब अभी क्या लिया। ये उत्तराखंड आंदोलन में 1994 में 2 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर गोलीकांड हुआ, महिलाओं के साथ दुराचार हुआ, तो उसका संदर्भ है कि रामपुर तिराहे का हिसाब अभी क्या लिया, रामपुर तिराहे का हिसाब अभी क्या लिया। अरे माँ के अपमान का जवाब अभी क्या दिया, माँ के अपमान का जवाब अभी क्या दिया। सीने में जो आग है कहाँ बुझ पाई है, सीने में जो आग है कहाँ बुझ पाई है। लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है। दुख जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है। दुख जो था हमने झेले हैं अनेक दिन, दुख जो था हमने झेले हैं अनेक दिन। संघर्षों की राह चलकर आएगा वो एक दिन, संघर्षों की राह चलकर आएगा वो एक दिन। उसके लिए रक्त की ही लालिमा बिछाई है, उसके लिए रक्त की ही लालिमा बिछाई है। लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, जीतने के वास्ते मशाल तो जलाई है। हम बात कर रहे